IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, अगर मैं इस एरिया के हवाले से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि FR2 के सिलेबस में जो है दिस इज़ द कंपलसरी एरिया, जो कि एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, ऑल दो शॉर्ट पूछेगा 7 से 10 मार्क का, बट लाजमी पूछेगा। IFRS 15 की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, एक तो मैं आप लोगों को एक फंडामेंटल्स कुछ चीज़ें बता देता हूं जिनको आपने फोकस करना है। उसके अलावा आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि IFRS 15 में जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं उनको आपने लाजमी देखना है। जो स्टडी टेक्स्ट में इलस्ट्रेशंस हैं उनको अगर आपने तमीज़ से देख लिया तो ट्रस्ट मी उसी में से ही एग्जामिनर सिर्फ नाम और फिगर्स बदल के जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सो वंस अगेन आई वुड re-emphasize on the fact that you better run through the study text of FR2 with respect to IFRS 15, लाजमी देखना, सही है। वो जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं एग्जामिनर, अगर तुम जो है उन इलस्ट्रेशंस को तमीज़ से कर लो और पास पेपर्स को जब कंपेयर करोगे तो यू वुड बी अमेज के सिर्फ फिगर्स चेंज की हुई हैं, बाकी इलस्ट्रेशंस ही हैं सारी की सारी। अच्छा जी, IFRS 15 की अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू पे एक्चुअली अप्लाई होता है। अब आपको पता है कि इनकम जो है वो दो किस्म की होती है, एक मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से है, एक अदर देन मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है। जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है वो रेवेन्यू कहलाता है, सही है, और जो अदर देन मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है वो अदर इनकम कहलाती है। अदर इनकम पे हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। अच्छा, रेवेन्यू भी दो किस्म का है, एक वो रेवेन्यू जिसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद है, फॉर एग्जांपल IFRS 16 हो गया, लीजेज अगर एक लीजिंग कंपनी है, सही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके लिए IFRS 9 हो गया। बट वो रेवेन्यू जिसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, IFRS 15 उन रेवेन्यूज़ पे अप्लाई होता है, सही है ना। जैसे लीजेस जो है, लीज के लिए अलग से स्टैंडर्ड है IFRS 16, तो उस पर IFRS 15 अप्लाई नहीं होगा। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट लीज में फॉल नहीं करते वो IFRS 15 में फॉल करेंगे। अब IFRS 15 की अगर हम बात करें तो देखें IFRS 15 इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, कि आप रेवेन्यू को जो है किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, कब रिकॉग्नाइज करोगे और कितनी वैल्यू पर मेजर करोगे। तो देखें टोटल ये 5 स्टेप्स मॉडल है एक्चुअली। IFRS 15 के तहत रेवेन्यू आप उस वक्त रिकॉग्नाइज करोगे जब ये 3 बातें, जब ये 3 बातें होंगी तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, वरना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, सही है। वो 3 बातें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सही है, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा उसके लिए नोट 1 है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। अगर तो ये तीनों की तीनों बातें हैं सो ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, वरना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है, इनफैक्ट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई होती है बट पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त होगा, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बनेगा जब उसमें ये 5 बातें हो। नंबर 1, तमाम पार्टीज़ का अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टीज़, सही है। अब चाहे वो वर्बल हो, रिटर्न हो, एम्प्लॉयड हो, इट्स टोटली फाइन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो डिफाइंड होने चाहिए, सही है। सामने वाला क्या करेगा, आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपके क्या हुकूक हैं, वो सब एक दूसरे को पता हो। पेमेंट टर्म्स मस्ट बी डिफाइंड, पेमेंट टर्म्स मस्ट बी डिफाइंड, अमाउंट भी डिफाइंड होनी चाहिए, टाइमिंग भी डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अफ़ान को बोला कि भाई अफ़ान मैं तुमसे गाड़ी ख़रीदूँगा, सही है ना, 5 लाख में, सही है, कोरोला ग्रैंडी वाइट 2018 में आपसे ख़रीदूँगा, सही है, अब 5 लाख रुपए में। अब यहाँ जो है क्या पेमेंट टर्म्स डिफाइंड है? नो, क्योंकि ये नहीं बताया कि कब पेमेंट होगी। सो पेमेंट टर्म्स का मतलब सिर्फ अमाउंट नहीं है बल्कि उसके टाइमिंग जो है वो भी डिफाइंड होने चाहिए। अच्छा, चौथी चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, उसमें उस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है? कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से आपके कैश फ्लो में या आपके टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में चेंज है, ठीक है ना। तो अगर तो आपके टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में या आपके टाइमिंग ऑफ या आपके जो है रिस्क में जो है वो चेंज आ रहा है तो आप बोलोगे कि उस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर तो ना आपके कैश फ्लो में चेंज आ रहा है ना आपके रिस्क में चेंज आ रहा है तो फिर आप बोलेंगे कि कैश फ्लो जो है कमर्शियल सब्सटेंस उस ट्रांजैक्शन में नहीं है। इसकी एक आसान सी एग्जांपल कि भाई लेट से जो है अफ़ान जो है वो दूध का कारोबार करता है, दूध की खरीदो फरोख्त करता है, मुस्तफ़ा भी दूध की खरीदो फरोख्त करता है, दोनों जो है भैंस का दूध जो है वो बेचते हैं। सो एक बंदा जो है वो अभी अज्यूमिंग कोई पानी नहीं मिलाता, दोनों पानी नहीं मिलाते, एक मुस्तफ़ा जो है अफ़ान को 1 किलो भैंस का दूध देता है, अफ़ान जो है मुस्तफ़ा को 1 किलो भैंस का दूध देता है। डज दिस ट्रांजेक्शन हैव गॉट कमर्शियल सब्सटेंस? नो। क्यों? क्योंकि भाई ना कोई कैश फ्लो में चेंज आएगा इसकी वजह से, ना कोई आपके टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में चेंज आएगा, ना आपके कोई रिस्क में चेंज आएगा।
अलबत्ता इसके बरक्स अगर अफ़ान जो है वो मुस्तफ़ा को बकरी का दूध दे और मुस्तफ़ा जो है अफ़ान को भैंस का दूध दे, सो नाउ देयर इज़ अ कमर्शियल सब्सटेंस इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कैश फ्लोज में चेंज आ सकता है, रिस्क में भी चेंज आ सकता है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर टोयोटा के इवज़ जो है वो होंडा जो है वो एक्सचेंज की जाए, यस कैश फ्लो में चेंज आ सकता है, सही है, कमर्शियल सब्सटेंस है। तो ये आपने 2-3 बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताया है कि अगर तो किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कैश फ्लो में चेंज आ रहा है या उसके टाइमिंग में चेंज आ रहा है या आपके रिस्क में चेंज आ रहा है, सो आप बोलेंगे कि उस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट की 5वीं कंडीशन फॉर एनी एग्रीमेंट टू बी क्लासिफाइड एज कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15, 5वीं चीज़ है चांसेस ऑफ इनफ्लो शुड बी प्रोबेबल। प्रोबेबल इनफ्लो होना चाहिए। जब आप किसी को माल बेच रहे हो तो यू मस्ट नो कि हाँ यार मोर देन 50% चांसेस हैं। हमने देखा था पूरे चार्ट की फॉर्म में कि कब जो है वो प्रोबेबल कहलाता है, चांसेस ऑफ फ्लो जो है आपका। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी जेब में पैसे जाएंगे जिसके चांसेस हैं मोर देन 50%, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबल, सही है। तो अगर तो ये 5 बातें होती हैं, तो आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं और वो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। देखिए बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा होता, सही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और आपको कुछ अमाउंट मिल जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है अगर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपको कोई अमाउंट मिल जाती है तो इट इज़ बुक्ड एज लायबिलिटी, जिसको हम आम फहम ज़बान में रिफंड लायबिलिटी भी कहते हैं, सही है। अब रिफंड लायबिलिटी जो है उसको कभी तो रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड होना है, रिफंड लायबिलिटी को कभी जो है एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। तो याद रखें रिफंड लायबिलिटी जो है उस वक्त रिकॉर्ड होगी एज अ रेवेन्यू जब जो मिसिंग क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए और अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो। अगर तो अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, सही है ना, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो पैसे आपके ही है ना, फिर रेवेन्यू के तौर पे बुक कर लें, सही है। ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इनिशियली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बट सब्सिक्वेंटली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता ड्यू टू एनी रीज़न। फॉर एग्जांपल एक बंदा था, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ तो चांसेस ऑफ इनफ्लो प्रोबेबल थे, सही है, बट बाद में पता चला कि भाई जो है क्या कहते हैं वो तो पैसे ही नहीं दे सकता, तो सब्सिक्वेंटली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या कहते हैं अब नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि चांसेस ऑफ इनफ्लो शुड बी प्रोबेबल। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि द पॉइंट आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो आप उस दिन से ऑनवर्ड जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना जो है वो रोक दें और जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू है उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करें, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपको कुछ अमाउंट मिलता है, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट। या अगर कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा और आपको कुछ अमाउंट मिलता है, सही है, सो हाउ यू आर गोना ट्रीट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं आपको जो है ना अभी IFRS 15 का जेनेरिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी जो डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस हैं वो जाहिर सी बात है कि जो मेरी रेगुलर क्लासेस थी उसमें लेक्चर्स में जो है कोशिश की थी कवर किए जाएँ जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, सही है ना। आप लोगों ने आई एम श्योर जो है वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जो है वो देखी होंगी, सही है, जो भी इलस्ट्रेशंस हैं। अगर नहीं भी देखी तो इसको आप एक दफ़ा जेनेरिक ओवरव्यू लेके जब इलस्ट्रेशंस की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह चूँकि आपकी फाउंडेशन बनी हुई होगी, सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू कोप अप विद दोज इलस्ट्रेशंस। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज़ है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन IFRS 15 के तहत इट्स अ प्रॉमिस टू ट्रांसफ़र गुड्स और सर्विसेज। हम याद रखें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 किस्म की हो सकती है, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है यानी हम ये अर्ज़ कर सकते हैं कि एक तो होती है डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और एक होती है इनडिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सही है। सर याद रखिएगा डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है क्या कहते हैं उस वक्त होती है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हों वो डिस्टिंक्ट हों। याद रखें गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट उस वक्त कहलाएंगे जब वो कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट हो और डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो। क्या मतलब, जब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटकर अगर सेपरेटली आपको बेनिफिट दे सकें तो हम बोलते हैं वो कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो में भी जो हैं वो अलग से आपको बेनिफिट दे सकें। इसकी एग्जांपल मैं बड़ी एक आम फहम ज़बान में अगर दूं, लेट से मुझसे किसी ने कमिट किया कि भाई जो है मैं उनका जो है लेट से वार्डरोब बना के दूं, सही है, या एक आसान सी एग्जांपल मैं फ़र्नीचर जो है वो डेवलप करके दूं, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की। अब फर्नीचर के लिए जो है जाहिर सी बात है लकड़ियाँ भी चाहिए होती हैं, सही है, पूरा जो है वो बेडरूम सेट करके देना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बेडरूम सेट करके देना है तो बेडरूम के अंदर आपके जो है वो क्या कहते हैं
पूरा जो है आपका बेड भी आता है, साथ में आपके जो है वो क्या कहते हैं साइड बोर्ड वगैरह भी आते हैं, आपका मिरर भी आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अपने अंदर इंडिविजुअली भी जो है बेनिफिट देने की इस्तात रखती हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये कोई भी चीज़ जो है अलग से बेनिफिट नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो पूरे बेडरूम सेट का बनाने का हुआ है। एक और सी एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि लेट्स से किसी ने मुझे बोला कि भाई हसन मेरे लिए कुर्सी डेवलप करके दो। अब कुर्सी के अंदर आपको पता है लोहा भी लगता है, प्लास्टिक भी लगता है, नट बोल्ट भी लगते हैं। सो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो शायद बेनिफिट दे सकते हैं, दे आर केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंटली द बेनिफिट, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुर्सी बनाने की जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये लकड़ी, ये लोहा, ये प्लास्टिक, अगर मुझे चेयर बनाने को बोला गया है, कुर्सी बनाने को, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेपरेबल नहीं है। इसके बरक्स अगर कोई मुझे बोलता है कि हसन मुझे जो है चेयर और एसी लाके दो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है क्या डिस्टिंक्ट हैं? यस, चेयर और एसी दो अलग अलग इंडिपेंडेंटली बेनिफिट दे सकते हैं, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ये दोनों अलग अलग बेनिफिट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आप बोलें कि नहीं यार इसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। अब जैसे अगर सिर्फ कुर्सी बनाने की बात हुई है तो अगर मैं प्लास्टिक ना लगाऊं ऑब्वियसली वो कुर्सी रहेगी ही नहीं, सही है। या अगर मैं नट बोल्ट ना करूं, सही है, यूं ही जो है बगैर कुर्सी बनाए यूं ही 4-5 चीज़ें रख दूं कि भाई ये नट बोल्ट है, ये प्लास्टिक है, ये जो है वो क्या कहते हैं लकड़ियाँ हैं, खुद ही जोड़ लो, तो ये कुर्सी नहीं रही। हालांकि चीज़ें वही हैं, चीज़ें आपको इंडिपेंडेंटली बेनिफिट तो दे सकती हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या कहते हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट हो या नहीं डिस्टिंक्ट हो, इससे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर डिस्टिंक्ट है ना, तो आपने जो है अगर तो डिस्टिंक्ट है तो आपने जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अलग अलग ट्रीट करना है, और अगर इनडिस्टिंक्ट हैं तो जितनी इनडिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनको क्लब कर लेना है ताकि वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो बन जाए। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो जाए तो रेवेन्यू बुक करना है? नो, कॉन्ट्रैक्ट भी हो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी हो, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई भी हो जाए, पूरी भी हो जाए, तब जाके रेवेन्यू बुक होगा। अब याद रखें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है दो किस्म सेटिस्फेक्शन के पर्सपेक्टिव से दो तरीकों से सेटिस्फाई हो सकती है, पॉइंट इन टाइम, एट अ ब्लिंक, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है पॉइंट इन टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल आप मुझसे चेयर खरीदने के लिए आए, मैंने आपको चेयर दे दी, पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो गई इमीडिएटली। पॉइंट इन टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि टाइम लगता है, ओवर अ पीरियड सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जांपल आप मुझसे अगर लेट से 6 महीने का पूरा सेशन ले रहे हैं, सो ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इट्स गोना बी सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है मैंने फूंक मारा आपको FR2 पूरा आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आपको आ गया, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टैंडर्ड स्टेट्स के देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम पर है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, उसका बाकायदा क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया दिए हुए स्टैंडर्ड ने, सही है। तीनों में से कोई एक भी हिट हो जाता है तो जो है क्या कहते हैं, जस्ट होल्ड ऑन विद मी, मैं एक दफ़ा क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो सेटिस्फाई होती है, हाउ इट्स गोना बी सेटिस्फाइड। इट कुड बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, or it could be satisfied over a period of time. When we talk about satisfaction of performance obligation at a point in time, it means कि जो है immediately जो है the point आपने जो है क्या कहते हैं performance obligation जो है offer की, it got satisfied. For example आप कुर्सी ख़रीदने के लिए आए, मैंने कुर्सी आपको offer कर दी, सही है। इसके बरक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हो FR2, ऐसा नहीं है मैंने फूक मारी या FR2 का कोई मंजन चूरन निकाल के दे दिया, मैंने बोला भाई ये ले लो जो है FR2 आपको आ जाएगा या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। नो 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 नो, इट्स गोना बी सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। सो IFRS 15 में बड़ा अच्छा सा जो है वो पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे जो है वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर बाइफर्केशन बताई गई है। टाइम मिलता है तो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, स्टडी टेक्स्ट में एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को बताया हुआ भी है। इनफैक्ट मेरी एक इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है, सो आई एम गोना शेयर दैट विद यू एज वेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है तो आप रेवेन्यू को किस तरीके से बुक करेंगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई आप देखो कि आप जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट दे रहे हो वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर है या फ्लक्चुएटिंग है।
अगर तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर आप बेनिफिट दे रहे हो तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जो है रेवेन्यू को बुक करना है। फॉर एग्जांपल मेरी जो पढ़ाने की सर्विसेज हैं 6 महीने में पढ़ाऊंगा, सही है ना, एज्यूमिंग जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, या लेट्स से लाइब्रेरी की सर्विस हो गई, दे आर नॉट फ्लक्चुएटिंग। इसके बरक्स अगर जो है आप जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट जो नेचर ऑफ वर्क है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है, लेट्स से बिल्डिंग को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट, सो यू नो कि कभी जो है वो क्या कहते हैं, कभी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन यू नो डिफरेंट सिनेरियोज। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के आप रेवेन्यू उस वक्त बुक करेंगे जब ये 3 की 3 बातें पूरी हों। अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और अगर आपको कुछ मिल जाता है तो दैट इज बुक्ड एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू किस वैल्यू पर मेजर होगा, मेजरमेंट रिलेटेड टू रेवेन्यू रिलेटेड आई वुड से मेजरमेंट रिलेटेड इशू। देखें, याद रखें, रेवेन्यू मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि आप 2 चीज़ें याद रखें, एक है ट्रांजेक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करें, और एक है ट्रांजैक्शन प्राइस को अगर तो एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो उसमें सेग्रीगेट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस है क्या। भाई ट्रांजैक्शन प्राइस इज़ द अमाउंट जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे मिलेगी, या आई एम सॉरी, ट्रांजैक्शन प्राइस इज़ द अमाउंट जो एंटिटी जो है इंटाइटल्ड है जिस अमाउंट के लिए। ये वो प्राइस नहीं है जो एंटिटी को ऐसा लगता है कि एंटिटी को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अफान को जो है FR2 का लेट्स से मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, सही है, और मेरी जो फ़ी है लेट्स से वो 20,000 है। अब मुझे पता है कि अफान जो है वो पेमेंट नहीं करता, वो जो है पेमेंट करने में थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं, अफान जो है वो पेमेंट जो है हमेशा 75% करता है। तो यहाँ मैं इंटाइटल तो 20,000 के लिए हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एन अमाउंट ऑफ 15,000, दैट इज 20,000 का 75%। सो सवाल ये पैदा होता है दैट फ्रॉम हाउ मच अमाउंट आई शुड मेजर माई रेवेन्यू, और व्हाट शुड बी माई ट्रांजेक्शन प्राइस। Would it should it be 20,000, that is the amount for which I am entitled legally, or it should be, or the transaction price should be say 15,000, that is 20,000 का 75%, which I am expecting to receive from Affan based on my past experience with him. So standard states कि आपने revenue हमेशा entitled amount से बुक करना है, जो भी expected amount to be received और entitled amount का difference होगा वो आप impairment loss बुक कर लें। रेवेन्यू हमेशा इंटाइटल्ड अमाउंट से बुक होगा, ट्रांजैक्शन प्राइस आपकी जो है। सो ये तो एक बड़ी बेसिक सी मैंने आपको बात बताई है ट्रांजैक्शन प्राइस के हवाले से। आप देखें ट्रांजैक्शन प्राइस को जब आप बात करते हैं ना मेजर करने की, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हाइल डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। एक तो होती है वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन के अंदर जो है 3-4 केसेस हैं, मैं एक केस के ऊपर बात करूंगा कि लेट्स से आप सेटलमेंट डिस्काउंट देते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है, मुस्तफ़ा मेरे पास आया, मुस्तफ़ा ने बोला हसन भाई मुझे जो है वो आपसे पढ़ाई करनी है, पढ़ना है मुझे आपसे। मैंने बोला सही है, 20,000 रुपीज़ जो है वो आप दे दो, पढ़ लो। मुस्तफ़ा ने बोला कि अब जाहिर सी बात है नॉर्मली जो क्रेडिट टर्म है वो मैं ऑफ़र कर रहा होता हूँ कि भाई आप जो है 2 हफ्ते में पेमेंट कर दो, 1 महीने की क्रेडिट टर्म में देता हूँ 4 हफ्तों की। अलबत्ता जस्ट टू यू नो जो है मेक द डील ल्यूक्रेटिव फॉर द स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ कि भाई आप जो है अगर 15 दिनों में पे कर दोगे तो मैं आपसे 20,000 नहीं लूँगा, मैं आपसे 15,000 लूँगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपने रेवेन्यू को 20 पे बुक करूँ या 15 पे बुक करूँ। आज जब मैं डील कर रहा हूँ अफ़ान के साथ या मुस्तफ़ा के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं 15,000 से अपने रेवेन्यू को बुक करूँ डिस्काउंट, नेट ऑफ डिस्काउंट, या फिर ग्रॉस ऑफ डिस्काउंट 20,000 से बुक करूं, सही है ना। अब ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 2 किस्म की कंसिडरेशन है। एक है फिक्स्ड 15,000 तो मुझे पता है शॉर्ट मिलने ही मिलना है, और एक है 5 वेरिएबल कंसिडरेशन, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। अगर तो ये 2 हफ्ते में पे कर देगा तो नहीं मिलेंगे, अगर तो ये 2 हफ्तों के बाद पे करेगा तो मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई तुम देखो पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। अगर तो पास्ट में सामने वाला बंदा अवेल कर लेता है या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अवेल हो जाता है, तो फिर तुम जो है नेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाओ, तुम 15,000 से बुक करो। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा अवेल नहीं करता और तुम आज अगर रेवेन्यू के तौर पर बुक कर लेते हो तो तुम्हें कल रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, तो फिर तुम 20,000 से रेवेन्यू को आज पूरा का पूरा वेरिएबल प्लस फिक्स कंसिडरेशन दोनों को सम करके रेवेन्यू बुक कर लो।
इस पर जो है वेरिएबल कंसिडरेशन पर मेरी जो है वो एक बड़ी मैंने ज़बरदस्त वीडियो भी बनाई हुई है, सो वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप पर। जो बच्चे ग्रुप पर नहीं आए, मैं उनके लिए जो है अपना नंबर मैंने पहले भी लिखा था, इस सेशन के बाद में मैं दोबारा भी लिख दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट। बाज़ ऐसा होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होता है, सही है ना। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट वो कॉम्पोनेंट होता है जिसके अंदर ये दो बातें हों। जब आपके फाइनेंसिंग के टेन्योर में और जो है जब आपका फाइनेंसिंग का टेन्योर 1 साल से ज़्यादा का हो और फाइनेंसिंग का जो कॉम्पोनेंट हो वो सिग्निफिकेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अफान मेरे से गाड़ी लेने के लिए आया, मोटर व्हीकल। मैंने बोला भाई कैश में पैसे दो 10 लाख रुपए और गाड़ी ले जाओ, कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, कैश कैश ट्रांजैक्शन है। मैं अफान बोलता है नहीं हसन भाई मुझे जो है कुछ टाइम चाहिए जो है वो पेमेंट करने के लिए। मैंने बोला सही है 3 महीने का टाइम ले लो, तो मैं काम करना, मुझे 10 लाख नहीं, मुझे 10,25,000 रुपये पे कर देना। सारी सी बात है, मैं तो 3 महीने की अपनी कॉस्ट बियर करूँगा लूँगा। दूसरा केस, अफान मेरे पास आता है, अफान बोलता है कि हसन भाई गाड़ी चाहिए। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है अफान, मैंने बोला कैश दो 10 लाख रुपए में गाड़ी ले जाओ। अफान बोलता है हसन भाई पैसे तो नहीं है। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अफान बोलता है, तो मैंने बोला कि भाई तुम कब पे कर सकते हो? अफान ने बोला हसन भाई मैं 2 साल बाद पे कर सकता हूँ। मैंने बोला सही है भाई, विन विन सिचुएशन करते हैं। तुम अगर आज पे करते तो 10 लाख करते, 2 साल बाद पे करोगे तो तुम एक काम करना, मुझे 10 की जगह 12 लाख पे कर देना, तुम गाड़ी इस्तेमाल कर लो, मुझे भी फायदा हो जाएगा। अब ये 2 सिनेरियोज में जो पहला सिनेरियो है उसमें तुम देखो तो मैं 10 लाख की चीज़ 10,25,000 में बेच रहा हूँ और 3 महीने का उसे टाइम दे रहा हूँ, तो ये इजाफी जो 25,000 रुपये में इससे ले रहा हूँ अफान से, वो क्या है? वो फाइनेंसिंग है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो फाइनेंसिंग कंपोनेंट अगर किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है ना, तो तुम देखो वो सिग्निफिकेंट, वो जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर तो वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब बनेगा बताता हूँ, पहले तो समझ लो। अगर तो वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नेचर का है तो तुम जो है रेवेन्यू को उससे अलग कर दो या उसको रेवेन्यू में से हटा दो। रेवेन्यू को तुम सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को या उस फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बना। वो 2 बातें ऐसी क्या होंगी कि जब फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट कहलाएगा? जब आपका फाइनेंसिंग का टेन्योर 1 साल से ज्यादा का हो और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट हो। अभी यू डोंट नीड टू वरी, पेपर में मेंशन होगा सिग्निफिकेंट है या नहीं। नॉर्मली अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो है क्या कहते हैं, जो आपका डिस्काउंट रेट है अगर वो मार्केट रेट नहीं होता तो आप कहते हो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सही है ना। तो खैर वो एक अदबी बहस है, हम उसके ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे। इट वुड बी मेंशन्ड इन द एग्ज़ाम कि भाई वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। सही, आप इस चीज़ पे याद रखो, फाइनेंसिंग कंपोनेंट अगर तो 1 साल से ज़्यादा का होगा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। सो पहले सिनेरियो में चूंकि 3 महीने का टाइम था तो स्टैंडर्ड बोलता है फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है। रेवेन्यू और वो जो 10 लाख का रेवेन्यू और 25,000 दोनों को सम करके 10,25,000 से आज ही आज सारा अपना रेवेन्यू बुक कर लो। फाइनेंसिंग कंपोनेंट हम मानते हैं मगर सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरे सिनेरियो में चूंकि आपका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा का था, सही है, तो स्टैंडर्ड बोलता है अब तुम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग बुक करो एज एन इंटरेस्ट इनकम और रेवेन्यू को तुम आज कैश प्राइस से बुक करो 10 लाख से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। रेवेन्यू हमेशा कैश प्राइस पे बुक होगी, रेवेन्यू हमेशा कैश प्राइस पे बुक होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि अभी तो आपने किसी को फाइनेंसिंग दी है ना एज अ बिजनेस, हो सकता है कि आपको फाइनेंसिंग मिल रही हो, तो आप क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करते हैं डे 1 पे। याद रखिएगा रेवेन्यू हमेशा अगर तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है तो रेवेन्यू हमेशा कैश प्राइस पे या प्रेजेंट वैल्यू पे बुक होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इस पर भी मैं अपनी एक जो है इस एग्जांपल पे अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी वीडियो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इज नॉन कैश कंसिडरेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बार्टर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस होती है उसमें नॉन कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पढ़ाया तो आपने मुझे कुछ सर्विसेज दी, सही है, तो इस सिनेरियो में स्टैंडर्ड बोलता है जब भी आपकी जो है ट्रांजैक्शन प्राइस में नॉन कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी तो आप रेवेन्यू किस वैल्यू से बुक करेंगे। स्टेप नंबर 1, जो आपको एसेट मिल रहा है जितने का जो उसकी फेयर वैल्यू है उससे आप रेवेन्यू बुक कर लें।
अगर जो आपको एसेट मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, या जो चीज़ मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, तो जो चीज़ दे रहे हैं आप, जो ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू से रेवेन्यू बुक कर लें। अगर वो भी नहीं पता, तो जो आपकी कैरिंग अमाउंट है उससे आप रेवेन्यू बुक कर लें। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से नॉन कैश कंसिडरेशन के ऊपर आपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस अमंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब बाज़ ऐसा होता है कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे आप कभी जो है आउटलेट गए हो तो आजकल डील्स का बहुत ज़्यादा जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है कि भाई बर्गर्स के साथ फ्राइज़, वैसे इंडिविजुअली आप लेंगे तो फ्राइज़ और बर्गर जो है वो अलग अलग आपको मिलेंगे, महंगे 1000 रुपये के, यानी 750 का बर्गर मिलेगा, 250 के फ्राइज़ मिलेंगे। एक कॉम्बो डील बना लेंगे तो जो है वो क्या कहते हैं 800 रुपये का जो है वो आपको बर्गर और फ्राइज़ दोनों मिल जाएंगे। अब जैसे मैं कल इनफैक्ट दूध लेने के लिए गया ख़रीदने के लिए, तो जो है दूध वाले ने भी जो है एक पैकेज निकाला हुआ था। तो मेरे दिमाग में नहीं था, तो मैंने बोला भाई आप जो है एक जगह 1 लीटर दे दें, एक जगह आधा लीटर जो है वो दूध आप दे दें। तो बोलता है सर डील बनाई हुई, एक साथ 1.5 लीटर लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा भाई दे दो यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि पैकेज डील्स वगैरह जो होती हैं ऑब्वियसली जो है सप्लायर का भी फ़ायदा होता है, बट इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा होता है कि 2, 4, 5, 10 रुपये बच जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांजैक्शन प्राइस तो लमसम में होगी। अगर आप लेट से बात करते हैं एक बर्गर और फ्राइज़ की, आपको अगर एज अ पैकेज अगर आप ख़रीद रहे हैं, आपके लेवल पर मैं बात करूं तो आपको 800 रुपये के दोनों मिलेंगे। हालांकि 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग हैं, चिप्स अलग हैं, फ्राइज़ बर्गर जो है वो अलग हैं आपके, सही है, फ्राइज़ अलग हैं, बर्गर अलग हैं, मगर आपको तो 800 रुपये में दोनों मिल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है आप इसको एलोकेट कैसे करेंगे, इस ट्रांजैक्शन प्राइस को जो है आप एलोकेट कैसे करेंगे बर्गर और फ्राइज़ में। या एक और एग्जांपल देता हूं, अफान मेरे पास आया, मैं फर्नीचर का भी काम करता हूं, एसी का भी, मैंने इसको एक डील बना के दी कि भाई मैं फर्नीचर और एसी साथ दूंगा तुम्हें, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, डिस्टिंक्ट है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, और आप मुझे टोटल अमाउंट दे देना 2 लाख रुपए। सवाल ये पैदा होता है इस 2 लाख रुपए को मैं एसी में और फर्नीचर में तोड़ूं कैसे? फर्नीचर देना है आज उसे और एसी देना है 2 महीने बाद। तो ऐसे सिनेरियो में जब कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो तो आप क्या करते हैं, आप एलोकेशन करते हैं। एलोकेट कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। जो भी स्टैंड अलोन उनकी सेलिंग प्राइस होती है, अगर तो वो इंडिविजुअली बिकते तो कितने में बिकते आप एक वो निकाल लेते हैं और इनका एक रेशो बना लेते हैं, और जो रेशो आता है आपका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का, सही, उस हिसाब से आप जो है ट्रांजैक्शन प्राइस को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एलोकेट कर देते हैं जितनी भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है होती हैं उसमें। अच्छा जी, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एलिमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है आपकी क्या होती हैं, 2 किस्म की कॉस्ट होती हैं, एक तो कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट और एक है कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी इंक्रीमेंटल है, सही है ना, तो आप उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, और अगर इंक्रीमेंटल नहीं है तो आप उसे हिस्सा नहीं बनाते हैं। डिटेल्स लिखी हुई हैं, यू बेटर गिव इट अ रन थ्रू बाय योरसेल्फ। फिर एक अहम चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है पहले तो समझ लें। कॉन्ट्रैक्ट एसेट आपका क्या होता है, या पहले तो समझ लें रिसीवेबल क्या होता है। देखें अकाउंट रिसीवेबल आपका राइट टू रिसीव है, रिसीवेबल। अगर तो आपका राइट टू रिसीव कंटिजेंट है आगे की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहलाता है। अगर तो राइट टू रिसीव कंटिजेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है आगे की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप आगे फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो या नहीं दो, आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो ऐसा राइट टू रिसीव कहलाता है रिसीवेबल। ठीक है जी। और अगर तो आपका राइट टू रिसीव कंटिजेंट है फ्यूचर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर, तो ऐसा रिसीवेबल आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है भाई? देखिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज़ अनदर नेम फॉर अनअर्न्ड इनकम और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सही है, अगर तो आपको एडवांस में कुछ पैसे मिल गए हैं, सही है, और आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं की है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं। इट्स अ न्यू नेम फॉर अनअर्न्ड इनकम और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। बाकी कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो है उन इलस्ट्रेशंस को लाजमी देख लीजिएगा, सही है। सो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उन्हीं इलस्ट्रेशंस में से जो है जो स्टडी टेक्स्ट में आपकी दी हुई है
उन्हीं में से ही जो है एग्जामिनर पूछेगा। IFRS 15 आई पर्सनली फील इट्स अ कंपलसरी एरिया फॉर योर सिलेबस, सो यू बेटर फोकस ऑन दिस। ठीक है, इस समरी को, इस वीडियो को आप देखने के बाद जो है आई वुड रिक्वेस्ट कि उन एग्जाम्पल्स को आप लाजमी रन थ्रू कीजिएगा, और कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर मेरी वीडियोस बनी हुई भी हैं, तो आई वुड बी शेयरिंग दैट विद यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक।